तो G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी थके नहीं हैं। वो कुछ देर में भारत मंडपम पहुंचने वाले हैं। 3 दिन से लगातार वो जो भी मेहमान आए थे, प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे थे, बैठक चली लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य नहीं भूले हैं, क्योंकि जो कारीगर आए थे यहां पर, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से जिन कारीगरों को यहां पर बुलाया गया था, जिन्होंने क्राफ्ट बाजार में अपने हुनर की प्रदर्शनी लगाई थी, अब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में पहुंचने वाले हैं। हॉल नंबर 3 में पीएम पहुंचेंगे और वहां पर उन सभी कारीगरों का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपनी प्रदर्शनी के जरिए भारत की वो पहचान उन डेलीगेट्स के सामने रखी जो पहचान भारत की डाइवर्सिटी को और खूबसूरत बनाती है। भारत में अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके की क्राफ्टिंग मिल जाती है, अलग अलग तरीके के शिल्पकार मिलते हैं, और उसी की प्रदर्शनी क्राफ्ट बाजार में जब देखने को मिली तो उन्हीं कारीगरों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी वहां पर है मौजूद। विजय लक्ष्मी, कितनी देर में पीएम पहुंचने वाले हैं? लगातार इंतजार किया जा रहा है और कारीगरों को भी जाहिर तौर पर इंतजार होगा कि कब पीएम आएंगे और कब पीएम उनसे रूबरू होंगे। बिल्कुल सभी को इंतजार है गोनिका के प्रधानमंत्री कब यहां पर पहुंचेंगे। मीडिया काफी उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी देर से इंतजार कर रहा है, और जहां पर तमाम कारीगर हैं जिनकी आप बात करी हैं वो इसके साथ वाला हॉल है जहां पर वो प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाया गया था, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों के तमाम कारीगर, उसमें से कुछ बड़े ही सम्मानित कारीगर जो है वो अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पहुंचे थे, और पिछले 2 दिनों से वो एग्जीबिशन हॉल में वो प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई थी। और बहरहाल जिस हॉल में हम खड़े हैं ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हॉल नंबर 5 है, और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा पिछले 2 दिनों तक रहा, क्योंकि मीडिया ने अपना सारा कवरेज G20 समिट का, 18वीं G20 समिट का इसी हॉल से किया। ये हॉल नंबर 5 है, और कैमरा पर्सन राजेंद्र देखिए आपको इस पूरे हॉल का दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया बड़ी उत्सुकता से यहाँ पर इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। काफी अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी पर्सनल की जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो कोने कोने पर तैनात हैं। काफी देर पहले ही पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया था, स्निफर डॉग्स यहां पर आए, और उसके अलावा तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स थे उसके तहत जो है पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। अभी दरवाजे जो हैं इस हॉल के कुछ देर पहले बंद किए गए थे, हालांकि अभी भी इंतजार है। अब कितना समय प्रधानमंत्री को लगेगा आने में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर सिर्फ इंतजार हो रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। दोनों हॉल्स में जाएंगे, इस हॉल में आएंगे प्रधानमंत्री तो मीडिया कर्मियों से मुलाकात करेंगे, इस पूरे कॉरिडोर में जाएंगे और अंत तक जो है मुआयना करेंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट्स इस पर्टिकुलर हॉल में हुए, और उसके बाद जो प्रदर्शनी है, जो एग्जीबिशन हॉल है हॉल नंबर 3, वहां पर भी जाएंगे और वहां पर तमाम कारीगर जो आर्टिस्ट देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अभी फिलहाल तो मेहमानों को तो विदा कर दिया है, लेकिन अब जो अपने लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। इस टीम वर्क में कई महीनों से लगे हुए थे कई ब्यूरोक्रेट्स, कई मंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री की एक बड़ी टीम जो इस पूरे आयोजन को लगातार देख रही थी कि किस तरीके से पूरा आयोजन सफल हो पाए, भारतीयता की पहचान इस पूरे कार्यक्रम में दिख पाए। जैसा कि हमने देखा कि कल जो डिनर हुआ था उसमें मिलेट से बने हुए पकवान सभी जो डेलीगेट्स थे, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको सर्व किए गए, ताकि उनको भारत में बने हुए खाने की, भारत के अनाज की, उसका स्वाद वो चख पाए। इसके साथ साथ जैसे आप भारत मंडपम में एंटर करते हैं वहां पर आपको नटराज की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जब स्वागत किया था सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक एक करके, तब देखा गया था कि कैसे बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र था, इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर थी, साबरमती आश्रम की तस्वीर थी। तो ये भारत की पहचान को दिखाने के लिए ही, भारत में क्या क्या खास है ये दिखाने के लिए ही पूरी तरह तैयारी की गई थी। विजय लक्ष्मी, देख रहे हैं कि लगातार वहां पर सिक्योरिटी के पर्सनल्स मौजूद हैं, तो क्या प्रधानमंत्री कुछ देर यहां पर रुकेंगे भी मीडिया पर्सन से ऑफ कैमरा ऑन कैमरा? क्या शुक्रिया अदा करने के लिए भी उनसे बातचीत हो सकती है, वो कर सकते हैं बातचीत? बिल्कुल गोनिका, पहले आपको राजेंद्र जी को कहूंगी हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा दिखाएं कि ये कैसा कॉरिडोर है। ये देखिए ये बड़ा सा कॉरिडोर है, क्योंकि काफी एरिया में जो है मीडिया का ये जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है इसको सेटअप किया गया। 2 फ्लोर्स का ये मीडिया सेंटर है, 5 हॉल्स हैं और दोनों फ्लोर्स में ये 5 हॉल्स हैं। फर्स्ट फ्लोर भी है, और जहां पर हम खड़े हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। और देखिए ये बड़ा सा कॉरिडोर है, और जो जानकारी दी गई, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हुए हैं, कॉरिडोर जहां
से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है वहां आपको दूर देखिए मीडिया के तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो ट्राइपॉड लगा करके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का। तो उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इसी कॉरिडोर में चलते हुए शायद तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए रिफ्रेशमेंट का जो इंतजाम है, क्योंकि 2 दिनों में ये 24 आवर्स ये काउंटर खुले हुए थे जहां पर तमाम जो है चाय से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था मीडिया कर्मियों के लिए की गई थी। तो ये काउंटर भी यहाँ पर तैयार है। अब देखना होगा कि ऐसा कोई सुनियोजित तरीके से कोई स्केड्यूल्ड चीजें हमें नहीं बताई गई हैं। बस ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर इस कॉरिडोर से निकलते हुए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद हॉल नंबर 3 में भी जाएंगे जहां पर तमाम जो आर्टिजन्स हैं, तमाम जो आर्टिस्ट हैं, तमाम जो कार्यकर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि काफी मेहनत इस पूरे कार्यक्रम को करने में लगी और काफी लोगों ने मेहनत की, चाहे वो लोग समिट का हिस्सा रहे हों, जिन्होंने हमारे डिप्लोमैट्स हो, या फिर उसके अलावा जो तमाम लोग अलग अलग भूमिकाओं में रहे। और इस समिट में हमने प्राचीन और नए का एक समागम देखा। नए में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक काउंटर लगा गया, डिजिटल एक्सपीरियंस इन इंडिया नाम उस हॉल का रखा गया। तो भारत ने बताया तमाम डेलीगेट्स के लिए वो काउंटर ओपन था कि कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का पिछले 1 दशक में हुआ है। और इसके अलावा जहां तक प्राचीन भारत की बात है तो भारतीय संस्कृति की तमाम जो झलक है वो यहाँ डेलीगेट्स को या जो तमाम नेता हैं उनको कैसे मिले वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, डिजिटल तरीके से डिस्प्ले किया गया भारत के हर राज्य की झलक, क्योंकि 200 के करीब इवेंट्स हमने 60 शहरों में भारत के पिछले 1 साल में भारत की प्रेसिडेंसी में किए। और इसमें जो इनिशिएटिव था या जो विजन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही था कि भारत की डाइवर्सिटी जो है वो इन तमाम मेहमानों को, क्योंकि G20 जो है उसमें अलग अलग लेवल्स की मीटिंग होती है, शेरपा लेवल मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल मीटिंग होती है, एनवायरनमेंट की अलग मीटिंग्स होती हैं, विमेन ग्रुप्स की अलग मीटिंग होती है, पार्लियामेंटेरियंस की अलग मीटिंग होती है। तो ये जो तमाम मीटिंग्स हैं ये 200 मीटिंग्स पिछले 1 साल के भीतर 60 अलग अलग शहरों में हुई। जनरली हम देखते हैं कि तमाम मुल्क एक ही राजधानी में देश की इस तरह का आयोजन कर देते हैं, लेकिन भारत ने पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जिसमें स्प्रेड किया गया, कश्मीर से लेकर डाइवर्सिटी भी देखने को मिली। अच्छा, जो तमाम शिल्पकारों से मिलने के लिए पीएम पहुंचने वाले हैं उनका हौसला कितना बुलंद होगा, क्योंकि वो कितने खुश होंगे, कितने उत्साहित होंगे कि एक तो उन्होंने डेलीगेट्स के सामने अपनी अपनी प्रदर्शनी रखी और कई ऐसे लोग हैं जो कईयों को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, नेशनल लेवल पर अवार्डी हैं वो लोग, तो उनका उत्साह कितना ज्यादा बढ़ेगा कि डेलीगेट्स के सामने तो अपनी प्रदर्शनी उन्होंने दिखाई ही, अब पीएम खास तौर पर वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए इससे बड़ा सम्मान तो किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आए और उनसे मुलाकात करें, उनके काम को देखें, क्योंकि तमाम जो ये जो कारीगर हैं या जो ये आर्टिजन्स हैं ये पिछले 2 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी। और ये सिर्फ 2 दिनों की प्रदर्शनी के पीछे काफ़ी लंबी मेहनत थी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर आए, अपना काम जो है, अपनी कारीगरी की छाप कैसे छोड़ सके इन तमाम डेलीगेट्स पर, उसको लेकर के काफ़ी मेहनत की। वहां पर हैंडलूम से लेकर के तमाम तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाने वाले आपको कारीगर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो वो बेसब्री से इंतजार तमाम लोग करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए ताकि उनको वो एक तरीके से दिखा सकें अपने काम को, किस तरह से उनका काम है और किस तरह से कड़ी मेहनत करके पिछले दिनों उन्होंने ये प्रदर्शनी में वो यहाँ पर आए हैं। तो इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। और भारत की डाइवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो एग्जीबिशन हॉल है, जहां पर भारत के तमाम राज्य, यूनियन टेरिटरीज की छाप आपको देखने को मिलेगी। हर हॉल में हर राज्य की छाप, विविधता जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ऐसे में जो भारत की विविधता का जो हमने G20 के अलग अलग इवेंट्स में तो उसको शोकेस किया ही, लेकिन इस इवेंट के वेन्यू पर भी हम उसको शोकेस कर पाए, इसका पूरा प्रयास जो है, जो ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने इस पूरे इवेंट को उन्होंने किया, और ये शोकेस करने के लिए ही वो एग्जीबिशन क्राफ्ट्स मेला जो है लगाया गया, ताकि भारत की डाइवर्सिटी जो है, तमाम जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों में तो जाकर देखी, लेकिन यहाँ पर भी आकर के एक ही छत के नीचे उन्हें मिनी इंडिया देखने को मिल जाए। मिनी इंडिया मतलब भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झलक, उसकी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाए।
क्या कुछ डेलीगेट्स को मौका मिल पाया? क्या आप लोगों के सामने कुछ लोग ऐसे थे जो हॉल नंबर 3 में एंटर किए, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहां पर विजिट कर पाए, जो जिन्होंने जाकर वहां पर शॉपिंग किया था? क्योंकि ये तक बताया गया था कि उनको बाकायदा एक मोबाइल दिया जाएगा जिसमें पैसे अपलोड उनको करके दिए जाएंगे, पैसे डाल कर दिए जाएंगे ताकि वो वहां पर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से शॉपिंग भी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे डेलीगेट्स ने ये किया भी, और इनफैक्ट अमेरिका के एम्बेसडर का जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उनका इंटरव्यू हमारे सहयोगी पवन नारा ने वहीं पर किया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो हॉल है वहीं पर उनसे मुलाकात पवन की हुई और वो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वहां पर पवन ने किया। तो ये तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद जो है कैसे भारत की विविधता जो है उन तक पहुंचे, उसके पूरे अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इस समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने किए हुए थे। और अब इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां पर पहुंचे। हमारे सहयोगी अमित पालित भी पहुंच गए हैं हमारे साथ। अमित, बेसब्री से इंतजार काफी देर से लोग कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सक्सेस उन्होंने दिलाई है G20 समिट के जरिए भारत को, कह सकते हैं कि ना अभी क्रिकेट मैच भी चल रहा है, उसमें अगर मैच होता, वर्ल्ड कप होता तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप हमको मिल गया, क्योंकि भारत ने G20 में उस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया जिसके कयास इसकी शुरुआत होने से लगाए जा रहे थे। आपने देखा होगा एक चर्चाओं का दौर था विजय लक्ष्मी की डिक्लेरेशन होगा नहीं होगा, चाइना का जो रुख था, शी जिनपिंग नहीं आ रहे, पुतिन नहीं आ रहे, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हवा बनाई गई थी कि क्या ये G20 बाली जैसा सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन आखिरकार ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि एक दो नहीं, अगर हम गिनाने बैठे कि कितने इसमें हमें सक्सेस मिले तो मुझे लगता है काफी वक्त लगेगा, लेकिन 3 तो हम गिना ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे। और साइडलाइंस पे जो इंडिया, यूरोप और गल्फ कंट्रीज का रेल और पोर्ट लिंक का जो अनाउंसमेंट हुआ, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, वो भी एक बड़ा टेक अवे है इस, हालांकि साइडलाइन में वो हुआ लेकिन मुलाकातें यहीं पर हुई और जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है इन तमाम मुल्कों के बीच में वो यहीं पर बनी। और 3 टेक अवेज तो बड़े आपने बताए, रूस यूक्रेन को लेकर के जिस तरीके से फंसा हुआ था, G7 के देश एक तरफ थे और बाकी G20 के मुल्क दूसरी तरफ थे, ये तो थे। इसके अलावा 47 के करीब हमें बताया गया कि 47 और भी ऐसे इश्यूज थे जहां पर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बन जाता है, जिसका जिक्र लगातार हम लोग करते रहे हैं, वो है डेट। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में इकोनॉमीज जो बड़े बड़े देशों के इकोनॉमिक्स नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, वैसे में तो आप समझ सकते हैं कि जो कि पिछड़े देश हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड है, उनकी हालत तो और भी खराब है। इन सबके बीच में इंडिया एक ऐसा आप कह सकते हैं कि देश है, इकोनॉमी है, जिसकी लगातार GDP का, हम मेरी बात पे मत विश्वास कीजिए, लेकिन IMF को मानिए, वर्ल्ड बैंक को मानिए, क्योंकि उनके डेटाज आ रहे हैं, उनके डेटाज तो ये शो करते हैं कि जो भारत की जो इकोनॉमी और जो ग्रोथ रेट है, GDP है, वो लगातार 6% से ऊपर जा रही है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा, इवन कि चाइना वो भी इस कहीं पर रेस में नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं, भारत ने जो इस पूरे G20 के दौरान मुद्दा उठाया था डेट का। डेट यानी कि जो ऋण दिया जाता है गरीब देशों को या फिर पिछड़ों देशों को, अब उस डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो इकोनॉमीज है बहुत ज्यादा आप कहते हैं उनके ऊपर दबाव है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें जो भारत खुद झेल चुका है बतौर एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर, अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो मुफलिसी क्या होती है या फिर जिनके ऊपर इस तरह का बोझ आता है कर्ज का, उनको कितनी दिक्कत होती है अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, खास तौर पर जब क्राइसिस हो। ये मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको बड़े देश या विकसित देश समझ नहीं सकते, उठाते भी नहीं है, लेकिन भारत उनकी आवाज बन के सामने आया है। और यही वजह है कि आज ग्लोबल साउथ की जब बात होती है तो इंडिया ने आज साबित कर दिया कि उसकी बात अब वेस्ट भी मानता है, यानी कि वेस्ट का जो दबदबा था कहीं ना कहीं G20 में अब खत्म होता नजर आ रहा है, या फिर कह सकते हैं नाउ वी आर इवन। बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी, तो भारत ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से सभी कंट्रीज को एक कंसेंसस पे ले आया, और पहले ही दिन उस डिक्लेरेशन पर साइन हो जाना, सहमति हो जाना, ये जाहिर तौर पर एक सबसे बड़ा कदम है। अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज को एक वहां पर ले आना, G20 में उनकी हिस्सेदारी अब लाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल है। और यही वजह है कि वहां पर जो उनके अध्यक्ष वहां पर आए थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर यह भी कहा कि वो भावुक हो गए उस पल में। ये कितना बड़ा कदम है कि अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज को लेकर किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री ने वो प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव सबने पास किया। देखिए गोनिका, जब पिछली बार बाली में समिट हुआ था तो सेनेगल के राष्ट्रपति और अफ्रीकन यूनियन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि हम डिसअपॉइंटेड हैं, हम सोच रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का जो फैसला है वो बाली समिट में या बाली में ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद ब्रिक्स के दौरान भी मुलाकात हुई मल्टीलेटरल फोरम्स पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वायदा किया गया कि वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास
करेंगे कि जब भारत की प्रेसिडेंसी में ये हो तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए। और ऐसा हुआ, पिछले 7 सालों से लगभग अफ्रीकन यूनियन इस बात का प्रयास कर रही थी और 85% और 2/3 वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसमें होता है। अब जब अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 75% का आंकड़ा जो है और 2/3 की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाएगी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीलेटरल फोरम एक तरीके से बन जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।